साथियों नमस्कार। फिर से आज उपस्थित है एक नए टॉपिक के साथ इस केमिस्ट्री क्लास में। इस क्लास में आज हम आपको पढ़ाएंगे गैसों की द्रव्य विलेयता। केमिस्ट्री का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। गैसों की द्रव्य विलेयता। गैसों की द्रव्य विलेयता के आधार पर आज हम हेनरी लॉ को पढ़ेंगे, हेनरी के नियम को पढ़ेंगे। हेनरी नियम, इसको बोलते हैं हम हेनरी लॉ। हेनरी लॉ को पढ़ने वाले। तो गैसों की द्रव्य विलेयता, गैसों की द्रव्य विलेयता की हम बात करें तो जो गैसों की द्रव्य विलेयता होती है, इससे संबंधित एक नियम दिया था। साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे हेनरी। हेनरी ने एक नियम दिया। इन्होंने क्या नियम दिया था, उसी नियम को अपन पढ़ने वाले। तो जिन्होंने नियम दिया था उसको तो अपन पढ़ेंगे ही, लेकिन साथ साथ में एक काम और करें। तो मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक संख्या में अपने साथियों को शेयर कर दें, जिससे हमारा आने वाला जो वीडियो है सबसे पहले आपको मिल जाए, है ना। चलिए हम पढ़ते हैं इस हेनरी लॉ को। हेनरी लॉ है क्या, इस हेनरी लॉ को हम देखते हैं। इसमें हेनरी जो वैज्ञानिक है, इन्होंने एक नियम दिया था। किसके संबंध में नियम दिया था? गैसों की द्रव्य विलेयता के संबंध में एक नियम दिया था। मतलब हम ये कह सकते हैं गैसों की द्रव्य घुलनशीलता के संबंध में एक नियम दिया था। तो इन्होंने क्या कहा था, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। हेनरी ने गैसों की विलायक में हेनरी ने गैसों की विलायक में हेनरी ने गैसों की विलायक में विलेयता तथा दाब के मध्य विलेयता तथा दाब के मध्य मात्रात्मक संबंध का अध्ययन किया। उन्होंने किसका अध्ययन किया था? हेनरी ने गैसों की विलायक में विलेयता, मतलब गैसों की विलायक में घुलनशीलता तथा उन्होंने दाब के मध्य में एक मात्रात्मक संबंध स्थापित किया था। इसे हम क्या कहते हैं? हेनरी का नियम कहते हैं। इसे हेनरी का नियम, इसे हेनरी का नियम कहते हैं। तो इन्होंने जो संबंध दिया था, किसके मध्य में दिया था? गैसों की विलायक में विलेयता तथा दाब के मध्य में जो संबंध दिया, तो इसे हेनरी का नियम कहते हैं। लेकिन इन्होंने इस संबंध में कहा क्या था, तो वो हम लिखते हैं इनके अनुसार। इनके अनुसार क्या कहा था इन्होंने, वो अपन ये चीज लिखते हैं हम। इन्होंने जो कहा था वो अपन लिख लेते हैं। किसी गैस का वाष्प अवस्था में किसी गैस का वाष्प अवस्था में
आंशिक दाब अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मूल अंश उस विलयन में गैस के मूल अंश के समानुपाती होता है। क्या कहा था उन्होंने कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में, किसी गैस का वाष्प मतलब वेपर स्टेट में, 3 स्टेट होती है किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो कौन सी अवस्था की बात कर रहा है? गैस अवस्था की बात कर रहा है। किसी वाष्प अवस्था, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, आंशिक दाब मतलब उसका बहुत कम प्रेशर, आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मूल अंश के समानुपाती होता है। अब आंशिक दाब की बात करी है उसने, तो आंशिक दाब को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर लेते हैं पी नॉट से, अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब यानी पी नॉट किसके समानुपाती होता है? विलयन में गैस के मूल अंश, मूल अंश को हम एक्स से प्रेजेंट करते हैं। जो आंशिक दाब है पी नॉट किसके समानुपाती होता है? एक्स के। तब क्या हो जाएगा? पी नॉट बराबर, यहाँ पे एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, के एच कांस्टेंट ले लेते हैं, इंटू एक्स। देखिए कांस्टेंट यानी स्थिरांक क्या होता है कि हेनरी नियम की बात कर रहे हैं तो हम के एच स्थिरांक ले लेते हैं और इंटू एक्स। तो इसका ये फॉर्मूला बन गया हेनरी नियम का, हेनरी नियम का फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे लिख लेंगे हम, जहां पी नॉट क्या है? आंशिक दाब है, के एच क्या है? हेनरी स्थिरांक है, एक्स क्या है? गैस के मोल अंश, गैस के मोल अंश। ये हेनरी नियम है। हेनरी ने जो संबंध, मात्रात्मक संबंध स्थापित किया था जिसके मध्य में आंशिक दाब और मोल फ्रैक्शन है यानी मोल अंश के मध्य में संबंध स्थापित किया। उन्होंने कहा था कि वाष्प दाब आंशिक वाष्प दाब होता है तो मोल अंश के समानुपाती होता है। तो हमने इसका एक इक्वेशन बना लिया, पी नॉट इक्वल टू, यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटेगा, बराबर का चिन्ह आएगा, तो यहाँ पे एक स्थिरांक मानना पड़ेगा। हमने के एच हेनरी नियम के लिए के एच स्थिरांक ले लिया इंटू एक्स। तो ये नियम है। हम इसमें आगे चलते हैं, सबसे पहले इसको नोट कर लें। अब इसकी हम पढ़ते हैं हेनरी नियम की कमियां। इस हेनरी नियम को कंप्लीट करने के बाद फिर हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकली भी अच्छे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछता है, तो हम इनकी लिखते हैं हेनरी नियम की कमियां। कमियां देखते हैं कि हेनरी लॉ दे तो दिया, हेनरी ने अपना नियम तो दे दिया, किसके मध्य में दिया? उन्होंने वाष्प, आंशिक वाष्प दाब और गैस के मोल अंश, इनके मध्य में उन्होंने नियम तो दे दिया, लेकिन इस नियम में ऐसी क्या कमी रही? कमी तो कुछ होगी, तो इसके नियम की कमी लिखते हैं, हेनरी नियम की कमियां। हेनरी के नियम की हेनरी नियम की कमियां। तो देखते हैं हेनरी नियम की कमियां क्या है इसमें। हेनरी नियम की कमियां को देखते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले इनकी जो कमी थी कि यह नियम तनु विलयन के लिए लागू होता है। ये जो नियम है, पहली कमी क्या है? यह नियम केवल तनु विलयन के लिए लागू होता है, तनु विलयन के लिए
लागू होता है। इसकी पहली कमी क्या थी कि ये जो नियम है कहां काम करेगा, जहां पर तनु विलयन होगा। तनु विलयन कब होता है, अब यहां पे इसको समझते हैं। तनु विलयन कब होता है, जैसे कोई पात्र है और उस पात्र में हमने जल ले लिया, वाटर, और इसमें हम किसी गैस को मिला रहे हैं। यहाँ पे हेनरी के नियम की बात कर रहे हैं तो गैस को ही मिला लेते हैं। तनु विलयन की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है उसे हम तनु विलयन कहते हैं। तो यहाँ पे विलेय पदार्थ कौन है, गैस है। गैस इसके अंदर घुल रही है और जल इसमें घोल रहा है। तो जो गैस इसमें घुलेगी, तो ध्यान रखो गैस कब घुलेगी, जब दाब, ध्यान रखना कि जब दाब अधिक हो, जब दाब जितना अधिक होगा, जब दाब जितना अधिक होगा, गैसों की विलेयता, गैस की जो विलेयता होगी वो अधिक होगी। दाब अधिक होगा, गैस की विलेयता उतनी ही अधिक होगी। अगर दाब कम होगा तो गैस की विलेयता क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो प्रेशर है, उस प्रेशर पर जब गैस को यहाँ पे घोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जब हम जितना अधिक प्रेशर लगाएंगे, जितना अधिक प्रेशर लगाएंगे तो गैस उतनी अधिक मात्रा में घोलेंगी। लेकिन यहाँ पे तनु विलयन बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दाब को कम करना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो नियम है केवल तनु विलयन के लिए लागू होता है। हमें गैसों को ज्यादा मात्रा में नहीं घोलना है, बहुत कम मात्रा में इनमें घोलना है, तभी ये नियम काम करेगा। पहला नियम तो ये है, पहला इसकी जो कमी है, पहली कमी यही है। अगर हम गैस को क्या करें, जल में अत्यधिक मात्रा में घोल दें, अगर गैस को हम जल में अत्यधिक मात्रा में घोल देंगे तो फिर ये तनु विलयन नहीं रहेगा और फिर ये हेनरी का नियम है पालन, इस नियम का पालन नहीं करेगा। ठीक है ना, तो ये किसके लिए लागू होता है, केवल तनु विलयन के लागू होता है। गैस के बहुत कम मात्रा इसके अंदर घोलना है, अगर हम ज्यादा मात्रा घोलेंगे जल में तो फिर ये नियम काम नहीं करेगा। ठीक है ना, अगर गैस की मात्रा ज्यादा घोलेंगे जल में तो ये नियम जो है ना वो काम नहीं करेगा। तो ये नियम किसके लिए है, केवल तनु विलयन के लिए। और तनु विलयन क्या होता है, जब विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम हो। तो यहाँ पे जो गैस है बहुत कम मात्रा में घोलेंगे तब ये नियम काम करेगा। अगर गैसों को अधिक मात्रा में घोल दिया तो ये नियम काम करने वाला नहीं है। ठीक है, ये इसकी पहली कमी है, क्योंकि जब हम गैस को घोलेंगे तो जरूरी नहीं है कमी गैस घोलें, गैस अधिक मात्रा में भी तो घोल सकती है। तो इसलिए ये कमी है इसकी, है ना, पहली कमी। दूसरी कमी क्या है, हमने अभी बताया था, जब हम किसी दाब पर हम जब जितना अधिक दाब लगाएंगे, जितना अधिक प्रेशर लगाएंगे, जितना अधिक प्रेशर होगा, जो सॉल्युबिलिटी होगी वो उतनी ही अधिक होगी, मतलब घुलनशीलता उतनी ही अधिक होगी। तो हमें क्या करना है, तनु विलयन बनाना है। तो तनु विलयन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गैस को कम से कम मात्रा में रखना है, तो हमें प्रेशर कम लगाना पड़ेगा। हम अधिक लगाएंगे तो गैस की विलेयता ज्यादा होगी, ज्यादा घुलेगी गैस। तो हमें क्या करना है, दाब कम रखना है हमें, यानी दाब निम्न रखना है तथा ताप अधिक रखना है, तभी ये नियम काम करेगा। क्योंकि तनु विलयन में गैस कब कम घुल सकती है, जब दाब हम कम रखें और ताप अधिक रखें। क्योंकि जानते हो कि जैसे जैसे ताप हम बढ़ाएंगे तो इसमें जो गैस घुली हुई है ना जल के अंदर, वो गैसें बाहर निकलेंगी तो गैसों की घुलनशीलता उसमें उतनी ही कम होती जाएगी। ये क्लियर है, ध्यान रखना। जितना अधिक ताप बढ़ाते ही जाएंगे गैसों की घुलनशीलता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो हमें दाब को कम रखना है जिससे गैस कम घुले, क्योंकि तनु विलयन में हमें रखना है। अगर दाब बढ़ा देंगे तो गैसें ज्यादा घुल जाएंगी। तो इसके लिए नियम ये काम करेगा, जब दाब निम्न हो और तथा ताप अधिक रखना है हमको, है ना, तब ये नियम काम करेगा। अगर तुमने दाब को अधिक रख दिया, जरूरी नहीं है कि दाब निम्न ही होगा, दाब को अधिक रख दिया और ताप हमने कम कर दिया तो ये नियम काम नहीं करेगा। ठीक है ना, तो हमें अगर प्रेशर हमने क्या कर दिया, अधिक कर दिया, और टेम्परेचर क्या कर दिया हमने, कम कर दिया, तो फिर गैसें उतनी अधिक मात्रा में घुलती चली जाएंगी, तो फिर ये तनु विलयन नहीं रहेगा, फिर ये नियम काम नहीं करने वाला। तो इसकी दूसरी कमी थी। तीसरी कमी क्या है,
तीसरी कमी, मतलब जब यहाँ पे तनु विलयन रहेगा तो गैसें कम मात्रा में घुलेंगी, जब कम मात्रा में घुलेंगी तो ये मान के चलिए गैसें जल के साथ तो घुलेंगी लेकिन कोई यौगिक नहीं बनाएंगे। तो तीसरी कमी क्या है, गैस को विलायक के साथ क्रिया करके कोई यौगिक नहीं बनाना चाहिए। सारी चीजें यहीं से चल रही है क्योंकि तनु विलयन है, गैस कम मात्रा में घोली है तो कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, तो जल में अगर कम मात्रा में हम घोलेंगे तो ये फिर क्या करना चाहिए, कोई यौगिक नहीं बनाना चाहिए, तो ये नियम करेगा काम। ठीक है ना। तो ये 3 नियम है, हेनरी के नियम की 3 कमियां हैं, इन तीनों कमियों को नोट कर लो। फिर इसके बाद हम देखते हैं इसके अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं हेनरी के नियम के। अब देखते हैं हम हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, हेनरी के नियम के हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहला इसका उपयोग है कार्बोनेटेड शीतल पेयों के उत्पादन में। पहला उपयोग कहाँ है, कार्बोनेटेड शीतल पेयों के उत्पादन में। कार्बोनेटेड शीतल पेय का मतलब होता है, ये कोल्ड ड्रिंक्स होती है, सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त गैसें होती है इसके अंदर। और जो क्या होता है इसमें, जो जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, जितनी भी सोडा वाटर होते हैं, सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, इनमें अत्यधिक प्रेशर पर इनमें किसको बोला जाता है, CO2 को बोला जाता है। CO2 को बोला जाता है अत्यधिक प्रेशर पर, अत्यधिक दाब पर इन पेय पदार्थों को बोला जाता है। तो हेनरी के नियम का पहला अनुप्रयोग तो यही है। पहला उपयोग किसमें करते हैं हम, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स और जितने भी शीतल पेय पदार्थ होते हैं उन सब में CO2 को बोला जाता है और वो भी अत्यधिक प्रेशर पर इसमें पैक बंद किया जाता है। CO2 को इसके अंदर ये भरते हैं अपन, तो अत्यधिक प्रेशर पर इसमें भरा जाता है। ठीक है ना। CO2 को बोला जाता है कितने पर, अत्यधिक प्रेशर पर। अब ऐसा क्यों करते हैं अत्यधिक प्रेशर पर, इसलिए उसको बोला जाता है कि जिससे CO2 की विलेयता इसमें बढ़ जाए, CO2 अधिक से अधिक मात्रा में क्या हो जाए, इसके अंदर घुल जाए, इसलिए हम अत्यधिक प्रेशर पर क्या करते हैं, हम इसको घोलते हैं कोल्ड ड्रिंक्स में। ठीक है ना। तो पहला अनुप्रयोग ये है। दूसरा अनुप्रयोग कहाँ है, गहरे समुद्र में श्वास लेने में। गहरे समुद्र में श्वास लेने में आपने देखा होगा कि समुद्र में जितने गोताखोर होते हैं जो नीचे रिसर्च या कुछ खोजने के लिए जाते हैं तो पेट पर सिलेंडर और मुंह में मास्क लगा के जाते हैं, तो उसमें होता क्या है, उसमें ऑक्सीजन गैस भरी रहती है। कौन सी गैस भरी रहती है, ऑक्सीजन गैस। और दूसरी कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस। उस सिलेंडर में O2 और N2 गैस को भरा जाता है। ऑक्सीजन गैस हम लेते हैं जिससे हम हमारे बॉडी ढंग से काम करती है, और N2 जो गैस है आपने देखा होगा कि बुलबुलों के रूप में N2 गैस निकलती है।
तो यहाँ पे जो सिलेंडर में भी जो गैस है उसमें भी अत्यधिक प्रेशर पर O2 और N2 को भरा जाता है, जिससे क्या होती है, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो अपने ब्लड में यानी अपने रक्त में क्या होती है, ये ढंग से घुल जाती है। इसलिए हम इसी का O2 के साथ में हम किसका यूज करते हैं, N2 का यूज करते हैं कि अपने बॉडी में क्या होती है, अच्छी तरीके से घुलती है और साथ साथ में क्या होता है, ये अपन को जीवित भी रखती है। और जितने भी गोताखोर होते हैं सिलेंडर में इन्हीं गैसों का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरी होती है अत्यधिक ऊंचाई पर श्वास लेने में। अत्यधिक ऊंचाई पर सांस लेने में जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो ऊंची पहाड़ियों पे जाते हैं, जो क्लाइंबर्स बोलते हैं इनको हम, तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं वहां पे जो गैस का लेवल है, ऑक्सीजन का लेवल है, वो कम होता जाता है। तो जहाँ ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो उन्हें घुटन महसूस होती है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, क्लाइंबर्स अपने पीठ पर सिलेंडर ऑक्सीजन मास्क साथ में लेकर के जाते हैं, जिससे वो ऊपर पहुंचते हैं। इससे क्या होता है, उन्हें सांस लेने में कठिनाई ना हो। ठीक है ना। अगर जैसे जैसे ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा तो उनको परेशानी महसूस होगी, उनकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाएगी, उनकी जो एनर्जी है, इनकी ऊर्जा है, वो दिन समय समय पर उनकी कम होती जाएगी और फिर वो क्या हो सकते हैं, वो बीमार भी हो सकते हैं ऐसी कंडीशन में। तो वहां पर भी इसी का यूज किया जाता है सिलेंडर में, है ना। जो आरओ को होते हैं वो किसको लेके जाते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भरे हुए सिलेंडर को ही साथ में लेकर के जाते हैं, जिससे उनको ऊपर कमजोरी महसूस ना हो, घुटन महसूस ना हो। ठीक है ना। जो आरोहक कमजोरी महसूस करते हैं, कमजोरी महसूस कब होगी, जब उनको ऑक्सीजन पूर्ण मात्रा में नहीं मिल पाएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब उन्हें कमजोरी महसूस होगी तो उनकी सोचने की, वो सोच नहीं पाते कुछ। तो ऐसी कंडीशन में ये जो लक्षण होते हैं वो किसके होते हैं, एनॉक्सिया। ये जो लक्षण कहलाता है, ये किस, इस लक्षण का नाम क्या है, एनॉक्सिया। इसे हम एनॉक्सिया कहते हैं। जब व्यक्ति कमजोरी महसूस करता है और साथ साथ में क्या करता है, वो कुछ सोच नहीं पाता है ऐसी कंडीशन में, तो वो किसके लक्षण होते हैं, वो एनोक्सिया के लक्षण होते हैं। तो 3 अनुप्रयोग है हेनरी के नियम के। अब अपनी नेक्स्ट क्लास में हेनरी के नियम के कुछ न्यूमेरिकल्स करवाएंगे आपको, तो इसको पहले आप अच्छी तरीके से देख लेना। और बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, कंपटीशन में भी बहुत ज्यादा आता है। तो इसका जो इक्वेशन है, इसकी कमियां हैं और इसके जो अनुप्रयोग हैं, इनको ढंग से आप लर्न कर लेना। और इसके आगे हम न्यूमेरिकल्स करवाएंगे इससे संबंधित। ठीक है ना। बने रहे हमारी क्लास में अंत तक। ठीक है ना। धन्यवाद।